मित्रों नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप सभी प्रसन्नचित्त एवं स्वस्थ होंगे। मैं ब्रजमोहन गोस्वामी सिद्धेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मेरे छोटे भाई धर्मेंद्र गोस्वामी एवं सिद्धेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहता हूं कि अभी शीतकालीन अवकाश की छुट्टियां चल रही हैं। आप सभी उन छुट्टियों का आनंद एवं लुत्फ उठा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एंजॉय प्लस खुशी के साथ आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी जारी रखें, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम कोई एक दो माह की तैयारी में नहीं निकाले जाते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लंबी तैयारी जारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्यारे बच्चों, आज हम सिद्धेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर क्लास लेकर के आए हैं हिंदी भाषा के मानक रूपों के बारे में। बच्चों, मैं आपको क्लास से जोड़ना चाहता हूं। इसके लिए 2 लाइन मेरी ओर से। प्यारे बच्चों, सफलता अगर आपको अर्जित करनी है तो हमेशा आपको योजनाबद्ध तरीके से तैयारी जारी रखनी होगी तथा मेहनत जारी रखनी होगी। 2 लाइनों के माध्यम से मैं आपको क्लास से जोड़ना चाहूँगा। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती, आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती, मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। मेहनत करते रहो मित्रों, मेहनत करते रहो मित्रों। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। तो बच्चों, आपके सामने देखो, हम आज लेके आए हैं हिंदी भाषा के मानक रूप के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हिंदी भाषा के मानक रूप हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये यहाँ पर जो परीक्षाओं के नाम लिख रहे हैं वो केवल उदाहरण मात्र हैं। आप देख सकते हैं, चाहे वो दिल्ली राज्य की परीक्षा हो, चाहे यूपी राज्य की परीक्षा हो, चाहे एमपी राज्य की परीक्षा हो, चाहे राजस्थान की परीक्षा हो, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में इससे रिलेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, प्री बीएसटीसी, पीटीईटी, रीट लेवल फर्स्ट, लेवल 2, सीईटी, पीएसआई, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज हिंदी, नेट, सेट, यूपीएससी, एसएससी, इन सब परीक्षाओं में हिंदी भाषा के मानक रूप के संबंध में कई प्रश्न वहाँ पर आते हैं। मैंने आज का जो वीडियो बनाया है उसमें कक्षा एलकेजी से लेकर के और उच्च शिक्षा तक जो अध्ययन कर रहे हैं उन सभी बच्चों के तैयारी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। प्यारे बच्चों, अभिभावकों, मैंने देखा है कि अपने जो बच्चे एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी फर्स्ट और प्राइमरी स्तर की जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसमें ये जो कमियां फर्स्ट में ही रह जाती हैं। मैं प्राइमरी एजुकेशन को अच्छी तरह से तैयारी जारी रखने के संबंध में एक विशेष महत्व के रूप में रखता हूं। कक्षा 1 से 5 तक अगर बच्चे की नींव मजबूत हो जाती है तो वो आगे जाकर के अपनी जो गति है उसको सही ढंग से चला सकता है। देखिए, हिंदी भाषा में 5 उपभाषाओं के साथ 22 प्रमुख बोलियां हैं जो कि इस प्रकार से हैं। हिंदी भाषा की उपभाषाएं एवं बोलियां। पहले नंबर पर आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के भी कई पार्ट हैं जिनको इस प्रकार से बांटा गया है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बागरो जिसको हरियाणवी भी कहते हैं, बुंदेली, कन्नौजी, दक्कनी। इस प्रकार दूसरा जो है पूर्वी हिंदी, इसमें 3 भागों में इसको पूर्वी हिंदी को बांटा गया है, जिसमें अवधी भाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी प्रमुख रूप से आती हैं। राजस्थानी भाषा की बात करें तो इसको इस प्रकार से विभाजित किया गया है: मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी,
हाड़ौती, बागड़ी, मालवी और मेवाती, इन पार्टों में राजस्थानी को बांटा गया है। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा है, गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी हिंदी। बिहारी भाषा में अगर बात करें तो इसको मैथिली, मगही, भोजपुरी, इन 3 पार्टों में बिहारी भाषा को बांटा गया है। हिंदी मानक भाषा का रूप इस प्रकार से है। हिंदी एक मानक एवं राजभाषाई रूप भी है जो खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज और उर्दू से विकसित हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि खड़ी बोली हिंदी जो है और जो खड़ी बोली है दोनों में अंतर है, क्योंकि हिंदी का जो मानक रूप है वो 3 उपभाषाओं से मिलकर के अर्जित हुआ है। देखिए, इसमें बांगरू, खड़ी बोली, ब्रज और उर्दू, इन चारों उपभाषाओं को सम्मिलित करके एक मानक स्टैंडर्ड रूप प्रदान किया गया है। समाचार पत्रों, साहित्य सम्मेलन लेखन, साहित्य लेखन तथा आम व्यवहार में काम आता है ये रूप। इसे खड़ी बोली हिंदी के नाम से जाना जाता है। हिंदी को 10 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश ने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इन प्रदेशों को के वर्ग में रखा गया है और 3 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र के साथ पत्र व्यवहार हेतु राजभाषा के रूप में अपनाया था। 3 राज्य यानी राजस्थान, गुजरात और पंजाब हैं जिन्होंने खे वर्ग में इनको माना गया है। 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि चंडीगढ़ है, जिनको भी खे वर्ग में माना गया है। प्रदेश केंद्र के साथ पत्र व्यवहार हेतु राजभाषा के रूप में इनको अपनाते हैं, ये खे वर्ग में आते हैं। हिंदी राष्ट्र की संपर्क भाषा होने के कारण विभिन्न भाषाओं को जोड़ने में सेतु का कार्य कर रही है। यानी हिंदी भाषा चाहे वो तमिल या खड़ी बोली हो, चाहे वो मराठी या बंगाली हो, इन सभी उपभाषाओं में हिंदी भाषा उनको जोड़ने का कार्य करती है, सेतु का कार्य करती है। इसीलिए हिंदी भाषा का अपने भारत देश और विभिन्न देशों में, विदेशों में भी इसका एक अलग ही महत्व है। ये 70 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। दुनिया में चीनी, अंग्रेजी के बाद हिंदी भाषा का प्रमुख स्थान है। यानी कि ये 70 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली और पहचाने जाने वाली भाषा है। अगर अपन दुनिया की बात करें तो दुनिया में चीनी और अंग्रेजी के बाद सर्वाधिक भाषा को जानने वाले अगर कोई हैं तो उस भाषा का नाम है हिंदी भाषा। वर्ण विचार के बारे में अगर बात करें, किस प्रकार का वर्ण विचार हिंदी भाषा में है। वर्ण भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को भाषा का सबसे छोटा पार्ट या छोटा रूप या छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है। मानक हिंदी देवनागरी वर्णमाला इस प्रकार से है। हिंदी के स्वर और उनकी मात्राएं यहाँ पर इस प्रकार से हैं। हिंदी में मूलतः 11 स्वर हैं। ए, आ, ओ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये 11 मूल स्वर हैं। कुछ विद्वानों ने ऋषि को भी स्वर माना है। इनकी जो मात्रा है वो इस प्रकार है। ए की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा इस प्रकार है। ओ की मात्रा इस प्रकार है। छोटी ई की मात्रा ये है, बड़ी ई की ये है। छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, इस प्रकार से इनकी मात्राएं चलती हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, यह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। व्यंजन की अगर अपन बात करें, हिंदी के जो व्यंजन हैं के वर्ग में कै से लेके और इण तक के वर्ग में आते हैं, जिनको
कै, खे, गे, घे, इणे कहा जाता है। च वर्ग में च, छ, जे, झे, इणे इसमें आते हैं। टे वर्ग में टे, ठे, डे, ढे, इणे इसमें आते हैं। ते वर्ग में ते, थे, दे, धे, ने इसमें आते हैं। पे वर्ग में पे, फे, बे, भे, में इसमें आते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो क्षत्रिय, त्रय, ज्ञ, ध्य और स्त्री इनको अपन बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन की अगर बात करते हैं तो ये 4 हैं, से और है। अंत्यस्थ व्यंजन की बात करें तो ये भी 4 हैं, ये, रे, ले, वे। गृहीत व्यंजन जो कि दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा ने ग्रहण किए हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपने आप में समाहित कर लेती है। इसीलिए हिंदी का जो शब्दकोश है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा जीवन में भी हिंदी के रूप में जो लोग होते हैं, यानी कि जिनमें समायोजन करने की क्षमता होती है, जिस प्रकार हिंदी भाषा में समायोजन करने की क्षमता है, उसी प्रकार सफल जीवन में अगर कोई होना चाहता तो उसमें समायोजन करने की क्षमता हो तो वो विभिन्न लोगों से मेलजोल रखते हुए उनके अच्छे बुरे विचारों को ग्रहण करता जाता है और अच्छे विचारों को अपने डिक्शनरी में शामिल कर लेता है। इसके कारण वो व्यक्ति एक सफल व्यक्ति के रूप में चला जाता है। इसी प्रकार हिंदी भाषा का वो है, अपन बताते हैं कि हिंदी भाषा का जो विस्तृत क्षेत्र है वो इसी कारण है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की भाषा के शब्दों को अपने शब्दकोश में शामिल कर लेती है, उनको समायोजन कर लेती है। इसीलिए हिंदी का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। आगे अगर अपन देखें हिंदी के व्यंजन जिनके उच्चारण स्थान किस प्रकार से हैं, आप ये जानना चाहोगे कि वास्तव में हिंदी के जो उच्चारण स्थान हैं उनके बारे में क्या क्या फैक्ट हैं और कैसे उनको बोला जाता है, उनका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे कि ए, आ, ओ इनको कंठ से बोला जाता है। ए, आ, ओ कंठ से उनका उच्चारण स्थान है। ए इनको तालु से बोला जाता है। ए इनका तालु से उच्चारण स्थान है। ओ इनका ओष्ठ और कंठ से उच्चारण स्थान है। ई इनका तालु से उच्चारण स्थान है। ऊ इनका ओष्ठ से उच्चारण स्थान है। ए कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ओ और औ ओष्ठ और कंठ से बोले जाते हैं, इसीलिए इनको कंठोष्ठ भी कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं घोष और सघोष के बारे में। घोष अघोष क्या होते हैं आपको मैं बताऊं कि अपने उच्चारण स्थान के द्वारा स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है उसके द्वारा इनको घोष और अघोष के अंतर्गत रखा जाता है। अगर स्वर तंत्रियों में कंपन कम होता है तो उनको घोष कहते हैं, ज़्यादा होता है तो अघोष उनको बोला जाता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण सभी स्वर घोष या सघोष कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण को एवं सभी स्वरों को घोष कहा जाता है। अपन देख सकते हैं प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन, जैसे कि ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो 25 व्यंजन है इनको कैसे लेकिन और पे वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन के रूप से भी जाना जाता है। इन 25 व्यंजनों को, इन 25 व्यंजनों के तीसरे, चौथे, पांचवें यानी कि 15 अक्षर, 15 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं तथा सभी स्वर घोष के अंतर्गत आते हैं। घोष को दूसरा नाम सघोष के नाम से भी जाना जाता है। अगर अपन बात करें अघोष के बारे में तो अघोष में प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पहले, दूसरे वर्ण
और से यानी जो ऊष्म व्यंजन की अपन बात करें तो उनमें से 3 इसके अंतर्गत आते हैं, अ घोष के अंतर्गत। विसर्ग भी इसी के अंतर्गत आता है। पहले दूसरे वर्ण की चर्चा करें तो पहला वर्ण ये क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये 5 स्पर्श संघर्षी जो वर्ग है उसके 5 दूना 10 ये इसके अंतर्गत आएंगे, अघोष के अंतर्गत। 3 से इसके अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार 13 और विसर्ग को मानते हैं तो अघोष 14 वर्ण इसके अंतर्गत आ जाते हैं, अघोष के अंतर्गत। आगे हम चर्चा करते हैं अल्प प्राण एवं महाप्राण के बारे में। अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है? अल्प प्राण यानी कम समय में बोले जाने वाले, और महाप्राण थोड़ा सा दीर्घ श्वास इनमें लेनी पड़ती है तो उनको महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण में प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, अंतस्थ व्यंजन एवं सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आ गए तथा प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, जैसे कि ये पहला, ये तीसरा और ये 5वां। पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां, ये 5वां में इसके अंतर्गत ये आ गए। इन सबको और सारे अंतस्थ व्यंजन जो हैं ये रे, ले, बे, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आ गए। सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आ गए। महाप्राण की चर्चा करें, महाप्राण में प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण ऊष्म व्यंजन इस महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि दूसरा और चौथा ये ख और गे महाप्राण हैं, ये छ और जय महाप्राण हैं, टे और दे, ढे, मल्प टे और ढे महाप्राण हैं, थे और धे महाप्राण हैं, फे और भय भालू वाला ये भी महाप्राण हैं। ये सब महाप्राण के अंतर्गत आ गए। एक और बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ इनके उच्चारण स्थान के बारे में, व्यंजन के के, खे, गे, डे, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। देखिए कंठ से उच्चारण स्थान किस प्रकार से है, के, खे, गे, घे, डे। कंठ इसमें खुल रहा है आपके सामने, इसलिए इनको कंठ का उच्चारण स्थान माना जाता है। च की बात करें तो च वर्ग पूरा तालु से बोला जाता है। तालु में देखिए जीभ को च, छ, जे, झे, झे ने, ये जो तालु में अपनी जो जिब्बा है वो नीचे टच होती है। यहाँ पर इस जगह पर नीचे जिब्बा टच होती है, इस कारण से इसको तालु से उच्चारण स्थान इसका माना जाता है। आगे टे वर्ग की बात करें तो इसको उच्चारण स्थान मूर्धा से, इसमें कठोर ध्वनि टंकार की आवाज आती है, इसी कारण इनको मूर्धा से इनको माना जाता है। जैसे कि देखिए टे, ठे, डे, ढे, यानी अपनी जो जिब्बा है टंकार के रूप में ऊपर टच हो जाती है। आप देखिए टे, ठे, डे, ढे, इस कारण से इनको टे वर्ग को मूर्धा में रखा गया है। ते वर्ग की बात करें तो ये दंत से इनका उच्चारण स्थान आता है। ते, दांतों को देखिए जिब्बा से टच हो रहे हैं। ते, थे, दे, धे, ने, देखिए ये दांत अपनी जिब्बा से टच हो रहे हैं, जिब्बा दांतों से टच हो रही है, इसलिए उनका उच्चारण स्थान दंत माना जाता है। आगे अपन बात करें पे वर्ग की। पे वर्ग में 5 वर्णों को देखिए बिना ये होंठों को टच किए बिना इनका उच्चारण स्थान नहीं हो सकता। देखिए आप पे, फे, बे, भे, में, ये जो होस्ट हैं दोनों आपस में टच हो रहे हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है। आगे संयुक्त व्यंजन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। संयुक्त जो व्यंजन हैं उनका
किस प्रकार से लिखने का जो तरीका होता है, अगर शब्दकोश में हम लोग बात करें तो इनका क्या स्थान बनता है, किस जगह से इनको अपन शब्दकोश के उसमें सब समाहित कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आपके सामने 6 क्षत्रिय वाला है, क्षत्रिय वाला आधा कै और 6 षटकोण वाला से मिलकर के बनता है, जब जाके क्षत्रिय बनता है। त्रिशूल आप देखिए आधा तय और पूरा रे से ये बनता है। ज्ञानी की बात करें गे तो आधा जय और ऋण से ये बनता है। विद्यालय शब्द में जो आता है, विद्यालय आपने देखा होगा तो विद्यालय शब्द में जो आता है संयुक्त व्यंजन वो आधा दय और ये यज्ञ वाला से बनता है। इसी प्रकार अगर बात करें श्रेय की तो ये से सलगम वाला आधा रहेगा और रे इसमें पूरा रहेगा, यानी कि आधा से और रे से इस श्री संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन इसमें चलते हैं। तो देखिए मित्रों, अपन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको समझा। फिर भी अगर इसमें कोई गलतियां हों तो आप मेरे को बता सकते हैं सहर्ष कमेंट बॉक्स में लिख करके। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराएं, इसको शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आप लोग अगर हमको सहायता दोगे, सहयोग प्रदान करते रहोगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपके बिना हम सफल नहीं हो सकते। देखिए मित्रों, अभिभावकों, ये जो वीडियो है आपके छोटी क्लास के बच्चों से लेकर के और उच्च शिक्षा जो हिंदी भाषा में ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए, सबके लिए लाभकारी है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इसको आगे बढ़ाएं। अगले वीडियो में हम आगे के हिंदी भाषा के जो रूप और हैं, जैसे कि अपन ने घोष सघोष तक जाना, इसके बाद इसमें लुंठित क्या होता है, प्रकंपित व्यंजन क्या होते हैं, उनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। वक्त सबको मिलता है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जय हिंद, जय भारत।